हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समापरण की प्रक्रिया के बारे में, और इसके आगे के भी हम लोग चैप्टर्स को डील करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे एमसीक्यू बनते हैं इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए आज के क्लास से। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी और चीज कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मैं अपना फेस वाला रिकॉर्डर हटाने वाली हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर सके बिना किसी असुविधा के। ठीक है, और जैसे ही क्लास खत्म होगा मैं वापस से हाजिर होंगी वीडियो की फॉर्मेट में आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1,000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5,000 रुपए है। ठीक है, 5,000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे पांचों जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 8 बताता क्या है कि कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समापरण के लिए प्रक्रिया। ठीक है, और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है हमारा? तो 111 से 124 है ये हमारा सेक्शन नंबर। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता क्या है हमारा। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन कि बीएनएसएस की धारा 111 के प्रावधानों के तहत पहचान करने में शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है? तो इस बात का प्रमाण स्थापित करना कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है ना, इसके बारे में क्या करना? पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका? धारा 111 के प्रावधानों के तहत कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट यानी कि संविदाकारी राज्य से क्या तात्पर्य है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या लिखा है? क्वेश्चन का ऑप्शन देखा जाए, लिखा है पहला कि भारत के बाहर कोई भी देश या स्थान अनुच्छेद है जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ऐसे देश की सरकार के साथ किसी संधि या अन्यथा माध्यम से व्यवस्था की गई है। तो सही बात है और ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि भाई कोई भी जो है संपत्ति ऐसी है जो कि
किसी अपराध के लिए यूज होने वाली है, ठीक है, तो उसको हटाना इस चैप्टर में बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किसी दूसरे देश में कोई अपराध कर रहा है या करके भाग गया है, ठीक है, तो उसको कैसे आप प्रत्यर्पण वगैरह करेंगे, है ना, उसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा भारत के बाहर किसी देश या स्थान में परीक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र उपबंधित करती है ना, कि आप जो है उनको भेज करके कह सकते हैं कि इस अपराधी को क्या करिए, मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है, ऐसा आप अनुरोध पत्र भेज सकते हैं। या आपके वहां के कोई व्यक्ति है जिसपे जो है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए केस चलाए जा रहे हैं, तो इससे भी रिलेटेड, ठीक है। कौन सा धारा है हमारा, 112 है, ठीक है, 112। नेक्स्ट है, क्या लिखा है, कौन सी धारा भारत के बाहर किसी देश या स्थान से किसी न्यायालय या प्राधिकारी में अन्वेषण के लिए अनुरोध पत्र, कि आपको वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, अनुरोध पत्र के माध्यम से, है ना। कौन सी धारा बताती है आपकी, 113 बताती है। नेक्स्ट, बीएनएसएस की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि जहां भारत में एक न्यायालय दांडिक मामलों के संबंध में यह चाहती है कि उसके द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज या अन्य चीजों को पेश करने या किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट संविदाकारी राज्य में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जाएगा, वहां वह ऐसे वारंट की 2 प्रतियों में से न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के ऐसे अधिकारिता के माध्यम से भिजवाएगा जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति वह न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो निष्पादित कराएगा, ठीक है। कौन सी धारा बताता है, धारा 114 बताता है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, कौन सी धारा संपत्ति की कुर्की या समापरण के आदेशों के संबंध में सहायता का प्रावधान करती है, कौन सी धारा है आपका, 116। नेक्स्ट है, कौन सी धारा विधि विरुद्ध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करने से संबंधित है, कौन सी धारा है, 116। नेक्स्ट, क्या लिखा है, अभिग्रहित या समापरित की गई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए न्यायालय किसे शासक या रिसीवर नियुक्त कर सकती है, ठीक है, किसे नियुक्त करेगी, आपके जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई अधिकारी हो उसको। क्या लिखा है, धारा 116 के तहत परीक्षा करने वाले अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि संपत्ति को छुपाने, स्थानांतरित करने या व्ययनीत करने की संभावना है, तो कौन सा धारा संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की का प्रावधान करता है, तो कौन करता है बताइए, आपकी धारा 117 करता है। नेक्स्ट है, कौन सी धारा संपत्ति के समापरण के बदले जुर्माने का प्रावधान करती है, कौन करती है, 121 करती है, क्या 121। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आ गया आपका चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो क्या बताता है हमारा, जो बताता है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूतियों के बारे में बताता है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है हमारा, तो 125 से लेकर के आपका 143 तक है, ठीक है, यानी कि 125 से 143 तक जो है इसके बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है, बीएनएसएस की कौन सा अध्याय सदाचार के लिए परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति के संबंध में, अभी हम बता भी दिए है ना, कौन सा है आपका अध्याय, अध्याय 9, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, बीएनएसएस की कौन सी धारा के तहत
दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किया गया है। दोष सिद्धि पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा धारा है? 125, ठीक है। देखा जाए तो धारा 125, 126, 127, 128, 129 इस चैप्टर का मेन पार्ट है, ठीक है। 125 में कहता है कि दोष सिद्धि के लिए परिशांति कायम रखना, है ना। और करता कौन है इसमें? तो इसमें सेशन जज या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहता है और 3 साल का कम से कम क्या कराता है? बॉन्ड या बेल बॉन्ड भराता है ना। फिर 126 क्या है? कहता है कि 126 आपका कि अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, और इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करता है? कम से कम 1 साल का बॉन्ड जो है या बेल बॉन्ड भराता है, ठीक है। फिर जो है आपका कतिपय मामलों में सदाचार के लिए प्रतिभूति करवा दी जाती है। किसमें? 127 में। ये भी कौन कराता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और कम से कम 1 साल का बॉन्ड या बेल बॉन्ड। फिर आपका आता है 128। 128 कहता है कि जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं उनको सदाचार के लिए प्रतिभूति कैसे दी जाएगी। तो संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में बात करता है 128। कौन भराता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही, बॉन्ड या बेल बॉन्ड। फिर 129 आता है जो कि कहता है आदतन अपराधी जो है उनके सदाचार के लिए प्रतिभूति देना है, ठीक है। कराता कौन है? आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और यहाँ पे जो है विथ सिक्योरिटी ही, है ना, और कम से कम कितना? 3 साल का बॉन्ड या बेल बॉन्ड भराया जाएगा, ठीक है। तो आपके सेशन जज या जेएम फर्स्ट इसमें आ गए, बाकी सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट कराता है। पहले वाले में 3 साल और लास्ट वाले में 3 साल, बाकी सब में 1 ईयर का है, ठीक है। तो इसको अगर इतना याद है तो ये चैप्टर आप आराम से बना ले जाएंगे, और ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं इन्हीं सारे सेक्शन से हैं बस इस चैप्टर में। मतलब मोस्टली ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्शन काम के नहीं है काम पे, लेकिन ये ज्यादा काम के हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लें, क्या कह रहा है। तो दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का प्रावधान कौन करता है? दोष सिद्धि पे तो अभी हम बताए हैं ना, पूरा समझा दिए 125, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? दोष सिद्धि पे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का मांग कौन करेगा? बताइए। अभी हम बताए हैं, या तो आपका था कौन? आपके सेशन जज या जेएम फर्स्ट थे ना। चलिए क्या लिखा है? दोष सिद्धि पर परिशांति कायम के लिए प्रतिभूति का आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है। कौन नहीं है? बताइए। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं है, यही तो एक नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है कि 125 के तहत परिशांति कायम के लिए कौन जो है किसी अपराधी को रिहा कर सकता है सिक्योरिटी लेके? कौन? तो सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? यदि अपील में या अन्यथा दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया जाता तो दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 125 के तहत निष्पादित बंध पत्र होगा। क्या होगा निष्पादित बंध पत्र का? बताइए। तो शून्य हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसी अपराध में परिशांति कायम रखने के लिए 125 जो धारा है हमारा के तहत प्रतिभूति ली जा सकती है, ठीक है। किससे ली जा सकती है ना। तो आपके कोई भी अपराध जिसमें हमला, दांडिक बल का प्रयोग, दृष्टि शामिल है, आपराधिक अभित्रास के मामले में, या कोई परिशांति भंग की संभावना, है ना। तो सभी, सभी। क्या लिखा है? किस अपराध के लिए एक दोषित व्यक्ति को परिशांति बनाए रखने के लिए बंध पत्र, है ना, कहा जा सकता है? तो सभी के लिए, है ना। अभी हम लोग देखे हैं हर चीज के लिए। धारा 125 के तहत एक न्यायालय प्रतिभूति हेतु कितनी समय सीमा तक आदेश दे सकता है? तो हम बताए हैं अभी, बताइए। अभी हम पूरा ही सेक्शन बता डाले हैं, है ना। तो 3 साल,
3 वर्ष से अनधिक, यानी कि 3 साल से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है? बीएनएसएस की धारा 125 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो क्या लिखा है? अपीलीय न्यायालय द्वारा बंद पत्र के निष्पादन का आदेश नहीं दिया जा सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं दिया जाएगा? दिया जा सकता है। तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है? बीएनएसएस की कौन सी धारा अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखना। अभी हम लोग देखे थे ना, अन्य दशा किसमें था? 126। नेक्स्ट क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा मैजिस्ट्रेट 126 के तहत परिशांति कायम रखने के लिए और लोक शांति को भंग को रोकने के लिए क्या कर सकता है? बंद पत्र निष्पादन करने का आदेश दे सकता है। तो हम बताए थे 126, सॉरी माफ कीजिएगा, 125 छोड़ करके बाकी जितने भी हैं 129 तक कौन करेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, है ना। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्या लिखा है? बीएनएसएस की धारा 126 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से बंद पत्र मांग सकता है यदि वह किसके लिए मांग सकता है, बताइए। तो जब परिशांति भंग होने की संभावना है तब, ठीक है। क्या लिखा है? 126 के तहत प्रक्रिया में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि के लिए शांति कायम रखने के लिए क्या कर सकता है? बंद पत्र मांग सकता है। कितने टाइम के लिए? तो 1 ईयर के लिए, ठीक। नेक्स्ट 126 के तहत परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है। कितना बताने की जरूरत है? 1 ईयर, है ना। अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? देशद्रोहात्मक फैलाने, मतलब बातें फैलाना, किस आपके सेक्शन में आता है और उसके लिए मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? बेल बॉन्ड या बॉन्ड भरा सकता है। 127, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? कि देशद्रोहात्मक बातें फैलाने के लिए प्रतिभूति कौन मांग सकता है? आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांग। संदिग्ध व्यक्तियों के सदाचार की प्रतिभूति कौन सा धारा है? 128 है। नेक्स्ट एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति के लिए कितने टाइम का बॉन्ड या बिल बॉन्ड भरा सकता है? 1 ईयर। नेक्स्ट क्या लिखा है? संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति की शक्ति किसके पास है? तो बताइए किसके पास है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, है ना। अभी हम लोग देखे भी हैं। नेक्स्ट संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की अधिकतम अवधि कितनी है? तो कितनी है? 1 ईयर। नेक्स्ट क्या लिखा है? बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आभ्यासिक अपराधियों के लिए सदाचार की प्रतिभूति के बारे में बात करती है? कौन सी धारा करती है? 129, है ना। क्या लिखा है? 129 के तहत कौन सा मैजिस्ट्रेट है आपका जिसको ये पावर है कि वो क्या कर सकता है? आपसे प्रतिभूति ले सकता है। कौन ले सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अच्छा, आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन लगा रहे होंगे, है ना। अगर जो भी ध्यान से सुना है उसका तो भाई मजे हो गया, वो आराम से क्वेश्चन लगा रहा होगा, है ना। क्या लिखा है? कि 129 के तहत आभ्यासिक अपराधी जो है उससे कितने साल का बॉन्ड भराएंगे आप? तो 3 ईयर का, है ना। नेक्स्ट बीएनएसएस के अंतर्गत अभ्यासिक गृह भेदक अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति कितना और कहाँ दिया गया है? बताइए। तो 129, है ना। जहां भी अभ्यासिक अपराधी आ गया, कुछ भी लिखा हो, डजंट मैटर, आप क्या लगाएंगे? 129 लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा मैजिस्ट्रेट डकैती, गृह भेदन के आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति ले सकता है?
बताइए कौन दे सकता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, है ना। नेक्स्ट, क्या लिखा है? बीएनएसएस की धारा 129 के तहत निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है जो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने का अधिकार देता है कि उसे सदाचार के लिए बंद पत्र की मांग करने का आदेश क्यों न दिया जाए? किसमें? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। बाकी सब छोड़ करके किसमें? दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। Next. क्वेश्चन है, आभ्यासिक अपराधी से सदाचार हेतु प्रतिभूति के बारे में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो ऐसा बंद पत्र बिना प्रतिभूति के हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं, बिना प्रतिभूति के तो होगा ही नहीं, प्रतिभूति तो चाहिए, है ना। नेक्स्ट, क्या लिखा है? किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देने का अधिकार? तो किस धारा में है? धारा 134, ठीक है। लिखा है, अध्याय 9 के तहत के अनुप्रयोग में इत्तिला की सच्चाई की जांच की जाएगी और किस धारा के अंतर्गत की जाएगी? तो 135। धारा 135 के तहत परिकल्पित जांच किस प्रकार की जाएगी? किस प्रकार की जाएगी बताइए? तो समन मामलों का विचारण करना और साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा है? परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति न देने पे कारावास होगा। कैसा कारावास होगा? तो सादा कारावास, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है क्वेश्चन? यदि कोई व्यक्ति जिसके संबंध में बीएनएसएस की धारा 125 या 136 के तहत प्रतिभूति की आवश्यकता वाला आदेश दिया गया है तो ऐसे आदेश के समय कारावास का दंड का निर्वहन कर रहा है, मतलब वो व्यक्ति कर रहा है जिस अवधि के लिए ऐसी प्रतिभूति की आवश्यकता है, वह आरंभ होगी। कब से होगी? तो आरंभ कब से होगी? ऐसे दंड की समाप्ति पे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है, मैचिंग। इसको तो हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप तो कुछ चारों ऑप्शन दिख जाए। चलिए मैचिंग करिए। बता चुके हैं ना सारा। दो सिद्धि पे परिशांति कायम रखना 125, है ना। तो पहले का चौथा, उसके बाद जो है आपका संदिग्ध वाला, तो संदिग्ध वाला कहाँ है? 128 में है। तो दूसरे का तीसरा, उसके बाद क्या? आभ्यासिक, आभ्यासिक कहाँ? 129, तो पहला। और फिर अन्य मामलों में कहाँ है? 126। तो आपका क्या हो गया? दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, है ना। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्या लिखा है कि बीएनएसएस के अध्याय 9 के तहत प्रतिभूति देने में विफल रहने पर कारावासित व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो आपके 142 में, ठीक है, 142। नेक्स्ट, तो यहां पे हमारा परिशांति कायम रखने वाला चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के बारे में। और ये हमारा चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर हमारा ये 10 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है ये, ठीक है। और ये बात क्या करता है आपका? किस धारा में है इसके बारे में? तो 144 से 147 जो है इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन कि
किस अध्याय में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के आदेश के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अभी हम लोग देख लिए हैं, क्या है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, कौन सी धारा पत्नी, संतान या माता पिता के भरण पोषण के आदेश के बारे में प्रावधान करता है? तो बताइए कौन सा धारा प्रावधान करता है? 144। नेक्स्ट लिखा है, बीएनएसएस की धारा 144 के प्रावधान के तहत आदेश कौन पारित कर सकता है? कौन पारित कर सकता है आपके? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है, कौन सा सत्य है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है, पहला कि पर्याप्त साधन वाला कोई भी व्यक्ति अपनी माता की उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है तो धारा 144 के तहत जो है वो क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही। नेक्स्ट क्या लिखा है, पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति अपने माता पिता का भरण पोषण करने से इनकार करता है तो वो उत्तरदायित्व होगा। किस चीज के लिए होगा? माता पिता के भरण पोषण करे, है ना, उसको जिम्मेदारी दिया जाएगा। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है कि निर्धन माता पिता के मामले में भरण पोषण का आदेश दिया जा सकता है किस धारा के अकॉर्डिंग? 144। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, धारा 144 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। कौन नहीं करेगी? पहला लिखा है पत्नी जो भरण पोषण नहीं कर सकती, माता पिता जो भरण पोषण नहीं कर सकते, वयस्क विवाहित पुत्री जो भरण पोषण नहीं कर सकते। तो भाई वयस्क विवाहित है ना, क्योंकि अब जिम्मेदारी किसकी है? उसके पति की। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, धारा 144 के तहत ऐसे व्यक्ति के भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं है जिसके पास पर्याप्त साधन है और वह भरण पोषण से इनकार करता है। किसको किसको जो है भरण पोषण करने की जिम्मेदारी नहीं है, बताइए? तो आपकी जो है व्यक्ति का अवयस्क और अवैध संतान। ठीक है, कौन? अवयस्क और अवैध संतान। क्या लिखा है, भरण पोषण का हकदार नहीं है। ठीक है, तो आपके जो है व्यक्ति की पत्नी, व्यक्ति का पिता, अवयस्क संतान, हाँ बिल्कुल, पुत्र वधू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके बेटे की जिम्मेदारी है ना, इसकी थोड़ी ही है। ठीक है, तो पुत्र वधू होगी। वयस्क संतान रहता तो समझ में आता, अवयस्क है तो भाई ये तो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन जो है यहाँ गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। क्या लिखा है, बीएनएसएस की धारा 144 के तहत एक पुत्री को अपने पिता के भरण पोषण करने को कहा जा सकता है, एक अवयस्क संतान को भरण पोषण करने के लिए कहा जा सकता है, एक बेटे को भरण पोषण करने के लिए कहा जा सकता है, और पूछ रहा है, कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई एक पुत्री को भी कहा जा सकता है ना, विजय मनोहर अर्बट का केस था ना, याद आ रहा है? तो वो इसमें फुलफिल हो रहा है कि वो भरण पोषण करेगी। पिता जो अवयस्क संतान है उसका, वो भी भरण पोषण करेगा। बेटे को भी जिम्मेदारी अपने पिता का भरण पोषण करने के लिए उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है? पत्नी जिसके पास आय का स्रोत है, अवैध अवयस्क संतान। तो भाई जैसे ही अवयस्क संतान देख लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण संदाय के लिए बीएनएसएस की धारा 144 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत उत्तरदायी है, जो स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं
तो कौन करेगा? पुत्र और पुत्री दोनों, ठीक है, दोनों ही रहेंगे, केवल बेटे पे जिम्मेदारी नहीं है, दोनों पे। नेक्स्ट क्या लिखा है कि धारा 144 के तहत भरण पोषण का हकदार नहीं है। कौन नहीं है? तो सहोदर नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि पत्नी शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है आपका कि विधिक रूप से विवाहित पत्नी, बिल्कुल। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त की हुई, जो अलग रह रही है पति से, ये भी है। जो तलाकशुदा है, दोबारा शादी नहीं की है, ये भी है। फिर लिखा है कि तलाकशुदा पत्नी जिसने पुनर्विवाह, नहीं भाई ये नहीं है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 है, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है कि भरण पोषण जो है वो कौन प्राप्त कर सकता है। लिखा है पत्नी जो पति के साथ रहने से इनकार कर दे, जो आपसी सहमति से अलग रह रही है। फिर लिखा है पत्नी जो सरकारी विभाग में कार्यरत है। तलाकशुदा पत्नी जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक तलाकशुदा पत्नी अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। कब है बताइए? तो लिखा हुआ है पहला है, इसमें हो जाएगा कि जब तक वो क्या नहीं कर ली है, दूसरी शादी नहीं कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बीएनएसएस की धारा 144 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? तो अपने पिता से वयस्क पुत्र नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट 18+ होते ही भगा देंगे अगर आपके पप्पा, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपना भरण पोषण खुद ही करिए। क्या लिखा है? शारीरिक असमानता के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ निम्नलिखित में से धारा 144 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते बताइए? तो आपके जो वयस्क विवाहित पुत्री है वो नहीं करेगी, क्योंकि अब उसको किससे अधिकार है? अपने पति पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? धारा 144 के तहत जेएम फर्स्ट जो है वो किसी व्यक्ति को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। किसको देगा बताइए? मासिक भत्ता जो है वो देने को किसको कहेगा? तो पिता को। पिता को। ये क्वेश्चन और क्या लिखा है? धारा 144 के तहत एक मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? तो अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही खर्च देने के लिए शक्ति है ना, मतलब ऑथराइज है कि वो कह सकता है कि तुम क्या करो, अंतरिम भरण पोषण या कार्यवाही का खर्च दे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? धारा 144 के तहत भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के खर्च मासिक भत्ते देय होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? तो आदेश की तिथि से, यदि ऐसा आदेश दिया गया है अंतरिम भरण पोषण की कार्यवाही के खर्चों की तिथि से। ठीक है, धारा 144 के तहत मासिक राशि जो है कितना, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो कितना दिलाता है। चलिए क्या लिखा है? 144 के तहत पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी कोई पत्नी। कब नहीं होगी बताइए? तो कब? जब वो जारता की स्थिति में रहती है ना, किसी पर पुरुष के साथ संबंध बना रही है और बनाती रह रही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 144 क्लॉज 4 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? तो जो पत्नी जारता की स्थिति में रह रही है या अपने पति से सहमति से अलग रह रही है। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट है कि भरण पोषण या अंतरिम भत्ते का आदेश निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है। कब? वो 144 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या किया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट
क्या लिखा है? यदि किसी पति ने किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या अवैध संबंध रख रहा है तो पत्नी क्या कर सकती है? उसके साथ रहने से इनकार कर सकती है और ये उचित आधार है। ठीक है, जब ये भरण पोषण नहीं देंगे इस कंडीशन में तो ये क्यों रहेंगी और लेंगी भी भरण पोषण। ठीक है, चल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीएनएसएस के धारा 144 के तहत भरण पोषण का दावा करने का हकदार नहीं? कौन नहीं है? तो तीनों ही कंडीशन। ये तीनों ही कंडीशन। नेक्स्ट क्या लिखा है कि भरण पोषण के भत्ते की हकदार नहीं होगी कोई पत्नी। कब नहीं होगी? तो जब वो जाड़ता में रह रही है। फिर क्या लिखा है कि गलत पूछा है ना, ध्यान रखिएगा, गलत पूछा है आपको, कौन सा गलत है। फिर क्या कह रहा है आपका कि बिना पर्याप्त कारण के पति से रहना इनकार कर दे, आपसी सहमति से अलग रह रही है। फिर लिखा है कि किसी अन्य धर्म को अपना ले। क्या? तो चारों कंडीशन है, तो जो चौथा कंडीशन है वो नहीं है ना, यही गलत है, बाकी सब सही है। क्या लिखा है? मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस का जो आपका अधिकार है 144 के तहत वो क्या है अभी भी तो बरकरार। क्या भाई उनके ऊपर है, वो आकर के अपना क्या कर सकते हैं, इसके तहत भी ले सकते हैं। क्या लिखा है कि जो आपके मुस्लिम महिला तलाकों के संरक्षण अधिनियम है और धारा 144 है जो बीएनएसएस का के प्रावधान द्वारा शासित होने पे विकल्प पक्षकारों द्वारा दिया जा सकता है। कैसे? तो या तो संयुक्त रूप से या पृथक रूप से, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है? हिंदू विवाह अधिनियम धारा जो 24 है और बीएनएसएस का धारा 144 है वो क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है या स्वतंत्र है? तो भाई स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र। नेक्स्ट क्या लिखा है? 144 के तहत कार्यवाही के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस धारा में दी गई है? प्रक्रिया प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? 145। नेक्स्ट धारा 144 के तहत कार्यवाही की जा सकती है ना, कब? तो उपरोक्त में से कोई भी। नेक्स्ट है धारा 144 की कार्यवाही में साक्ष्य इस प्रकार अभिलिखित किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे? कि जैसे कि वो समन मामले। ठीक है, क्या लिखा है? मासिक भत्ते या अंतरिम मासिक भरण पोषण भत्ते निम्नलिखित में से किस धारा में परिवर्तन कर दिया जाएगा, है ना। जब परिस्थिति बदलेगी तो परिवर्तन भी हो सकता है ना। कौन सी धारा है आपका? ठीक है, 146। नेक्स्ट क्या लिखा है? 146 के तहत क्या दिया गया है? तो मासिक या अंतरिम भत्ते में परिवर्तन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक विवाहित महिला के पक्ष में और जिसके पति के विरुद्ध धारा 144 के तहत भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता का आदेश रद्द किया जा सकता है। किस कंडीशन में? लिखा है कि उसने अगर तलाक लेके पुनर्विवाह कर लिया है तो, या तलाक दे दिया है और पूरी तरह से राशि प्राप्त कर ली है ना, जो एक मुश्त प्राप्त करते हैं, या क्या किया है कि उसने तलाक के बाद भरण पोषण के आदेश को का मतलब अधिकारों का खुद ही त्याग कर दिया है और सब कुछ सब। ठीक है, सारे ही कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितियों में बदलाव के परिणाम पर बीएनएसएस की धारा 146 के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के बदलाव का आदेश दिया जा सकता है। कब दिया जाएगा? पहला लिखा है अंतरिम भरण पोषण के लिए धारा 144 के तहत मासिक भत्ता करने वाला कोई व्यक्ति। ठीक है, दूसरा क्या रहा है आपका कि किसी भी व्यक्ति को
धारा 144 के तहत भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के आदेश दिया जा सकता है, ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के रिश्तेदार को धारा 144 के तहत अंतरिम भरण पोषण, भाई रिश्तेदार कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे ना, तो ए और बी सही है। क्या ए और बी? रिश्तेदार तो हो ही नहीं सकते हैं किसी कीमत पे, अगर न्यायालय बाई चांस कह दे तो भी ये लोग ना दे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन बीएनएसएस की किस धारा के अंतर्गत है ना। आदेश का प्रवर्तन तो धारा 147। नेक्स्ट लिखा है धारा 144 के तहत पारित आदेश को विरोधी पक्ष द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती, किसके पास, तो या तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, भरण पोषण के लिए आवेदन में यह उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है, कि पति ने पत्नी के साथ क्या किया है, क्रूरता वाला व्यवहार किया, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल होते, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो चलिए, उम्मीद है आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और बने रहिए अपने क्लास में। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।